Yes, sir. Good morning, sir. Morning. Live the life of your dreams. When you start living the life of your dreams, there will be obstacles, doubts, mistakes, and setbacks along the way. But with hard work, perseverance, and self belief, there is no limit to what you can achieve. Keeping this in mind, I, Richa, on behalf of Civil Engineering Students Club, welcome you all in today's session. The club, which is committed to reach out for a newer heights and achieving greater opportunities, known for coming up sessions which inspired us. Today, we are here with another such ultimate epitome of glory, an engineer who secured AIR 133 in UPSC CSC 2015. To enlighten us with an eminent personality and his amazing journey, please welcome a wonderful IPS officer, Agam Jain sir, ASP in North Jabalpur, a person with utter simplicity and strong willpower. UPSC is not just the preparation of questions and answers. It is about the life beyond the selection process. We will be starting our session with in a question and answer format. Viewers are requested to put down their questions in chat box. We will get back to them soon. Now, my partner Shikha will continue. Thank you, Richard. Good morning, everyone. Good morning, sir. My name is Shakha Singh. So, with your permission, I would like to continue with the questions. Uh, so, what was your motivation behind choosing civil services? एज सच कोई एक मोटिवेशन नहीं था. इट्स मतलब मैंने 12th के बाद में विद द फ्लो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी. आई गिव द एग्जाम. आईआईटी मेरे हिसाब से आप में से भी कई लोगों ने दिया होगा. और 12th के बाद फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ. आईआईटी AIEEE किसी में नहीं हुआ. तो आई न्यू कि अभी ज्यादा तैयारी नहीं किया है, लेकिन एक बार वापस से ड्रॉप लेकर के तैयारी करते हैं. आई वेंट टू कोटा, बंसल क्लासेस से तैयारी की, बहुत मेहनत की, सब लोगों को देखते थे, घूमते घामते थे. फिर मैंने सारे फॉर्म वापस भरे, IIT, IEEE एंड और क्या क्या होता है, धीरू भाई अंबानी और स्टेट PETs के भी भरे. और फिर से जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो किसी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ. IIT में तो हुआ ही नहीं, EEE में भी नहीं हुआ, और जो स्टेट PETs थी उसमें भी बहुत पीछे पीछे रैंक थी. फिर देन आई रियलाइज कि अब किसी प्राइवेट कॉलेज से, मैं आप लोग तो NIT में पढ़ रहे हैं, तो हम तो वी लुक अप टू यू, वी यूज टू लुक अप टू यू कि भाई ये तो NIT वाले बच्चे तो बहुत तेज हैं, सभी हमसे बहुत आगे निकल गए हैं. तो एनीवेज फिर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ना शुरू किया. एक साल में, मतलब हम गांव में रहते थे, कॉलेज का जो हॉस्टल था उसका फीस थोड़ी महंगी थी, तो पास में 1 किलोमीटर पे गांव था. वहां पर हॉस्टल में हम 5-10 लोग रहते थे मिलके, तो हमें रेंट सस्ता पड़ता था. उस गांव से जब हम कॉलेज जाते थे तो 1 किलोमीटर अंदर एक गांव था जहां पर प्राइमरी स्कूल भी नहीं था. तो हम कॉलेज खत्म होने के बाद में वहां पर पढ़ाने जाते थे. तो आफ्टर 6 months ऑफ कंटिन्यूस गोइंग देयर फॉर टीचिंग द लिटिल किड्स, आई रियलाइज कि शायद इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ. पढ़ाने में भी मजा आता है, रूरल इंडिया देखने में भी मजा आता है, उनके साथ काम करने में भी मजा आता है, एक किक भी मिल रहा था. और जो UPSC का सब्जेक्ट है वो थैंकफुली अपना टेक्नोलॉजी और साइंस से अलग था, जिसमें मुझे कुछ आता नहीं था. तो मैंने कहा कि चलो एक बार इसमें भी हाथ पैर मार के देखते हैं, कुछ हो जाए. और फिर जो अपने टीनेज और अर्ली 20s के जो ड्रीम्स रहते हैं कि भाई सबको प्रूव करना है, ऐसे तो कोई गर्लफ्रेंड बन नहीं रही है, शायद सेलेक्ट हो जाएंगे तो कोई बन जाएगी. तो ये सब भी थोड़ा बहुत किक तो देता ही है. तो इसलिए आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC. कोई एक रीजन नहीं था, बहुत सारा एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट था. Okay, sir. Moving to the next question. Sir, what was your reaction after seeing the results of UPSC? Were you disappointed or happy about it? UPSC, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं अभी शायद 2-3 लोगों को ही देख पा रहा हूँ. यदि बाकी लोग भी कंफर्टेबल हों, ऐसी जगह बैठे हों जहाँ से वो कैमरा ऑन कर सकते हो, तो कर ले, तो इंटरेक्शन अच्छा रहेगा. आपने पूछा कि UPSC का रिजल्ट आने के बाद में आपको कैसा लगा. तो 133 रैंक आने के बाद में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी बुरा लगेगा. जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब आपको लगता है कि यदि 800 सीटें हैं तो आपकी 800 रैंक भी आ जाएगी तो भी आप खुशी हैं. तो इसलिए जब सिलेक्शन हुआ
तो मैं उस टाइम पे सो रहा था क्योंकि 3 दिन से कंटिन्यूस चल रहा था कि आपका रिजल्ट आने वाला है आने वाला है, तो मैं पागल हो गया था। मैंने कहा पता नहीं जब आएगा तब देखा जाएगा। मैं दिन में उस टाइम पर सो रहा था। तो द इजी वे टू नो दैट यू आर सेलेक्टेड इज कि जब मैं उठा तो मेरे पास 15 मिस कॉल पड़े हुए थे। तो आई रियलाइज कि हाँ चलो कुछ ना कुछ नंबर तो लग ही गया है। फेल होने के बाद तो कोई कॉल करता नहीं है, कोई आपको सांत्वना भी नहीं देता है। जब आप पास हो जाते हैं तभी लोग आपके साथ रहते हैं। आप लोग जानते होंगे, आप में से यदि किसी ने ऐसा किया, आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो तो आपको पता होगा। तो इसलिए आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने जाके मम्मी पापा को बताया कि सिलेक्शन हो गया है फाइनली। तो वो भी बहुत खुश थे। मैं बैठा रहा, लेकिन अब मम्मी आ गई, तुरंत बोलती कि जाके शेविंग करो, अब भाई फोटो वोटो खींचनी है अच्छे से, कपड़े अच्छे से निकाल के दे दिए। बोले अच्छे कपड़े पहनो, ये क्या लोअर टी शर्ट में बैठे रहते हो, तमीज नहीं है क्या कुछ। तो इस तरह से चलता रहा और मेरे से ज्यादा फोन मम्मी पापा के पास आ रहे थे उस दिन कि भाई अच्छा हुआ। आप तो इस तरह से चलता रहा। आई वॉज वेरी हैप्पी। ऐसा कुछ नहीं था कि रैंक 133 है तो फर्स्ट रैंक ही आना चाहिए था। हालांकि आप लोग मेरे बैच के फर्स्ट रैंकर जो है उनको जानते होंगे। टीना डाबी जो थी वो फर्स्ट रैंकर थी उस टाइम की। जी। सर जैसे कि हमें पता है कि सारे मतलब प्रिपरेशन के टाइम बहुत मेहनत लगती है, पर उसके बाद का लाइफ जनरली अननोटिस चला जाता है। तो आप जब अभी सारा डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड है अपने चॉइस से कि सही किए बिल्कुल यूपीएससी देके? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अपनी कैपेसिटी के बारे में। यदि मैं इसमें नहीं होता तो मैं कहीं और तो हो ही नहीं सकता था। इंजीनियरिंग में तो मतलब आई वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर। मतलब आज भी मुझे कोई पूछेगा इंजीनियरिंग में तो मुझे मतलब सिग्नल के नाम पे वो ट्रैफिक सिग्नल, प्यार का सिग्नल ही दिखता है और कुछ समझ आता नहीं है। वेव्स भी मुझे समझ नहीं आती। क्लास में तो मैं एकदम भर के सोता था। तो इधर दिस और नथिंग ऐसा था मेरे साथ। तो इट्स नॉट कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें से मैंने एक सेलेक्ट किया है जैसा बाकी लोगों के साथ होता है। मतलब हमारे यहाँ जो आईएएस आईपीएस है उनके साथ है कि वो हर चीज में अच्छे थे। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ तो यही था, ये नहीं होता तो कहीं बैठे होते गली कूचे में। तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सर्विस पे बहुत चैलेंजेस हैं और बहुत वेराइटीज हैं काम करने के लिए। रिसेंटली जस्ट 2 days बैक आई वॉज एट राष्ट्रपति भवन विथ माई ऑनरेबल गवर्नर। तो राष्ट्रपति भवन का एक्सपोजर, वहां पर सारी जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, लोगों से मिलना, सब एकदम जो टॉप नॉच हैं अक्रॉस द कंट्री, उन लोगों के साथ आपको रहने मिलता है। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपोजर जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। फिर मैं जबलपुर में था तो इन्वेस्टिगेशन का जो एक्सपोजर है कि किस तरह से डिफरेंट केसेस होते हैं। हर केस आपके लिए नया चैलेंज है, आपको सॉल्व करना है। कई केस ऐसे हैं जो सेंसिटिव भी हैं, कम्युनिटी वाइज सेंसिटिव हैं, या किसी ऐसे आदमी की डेथ हो गई है जो बड़ा था, तो उसको आपको टाइम बाउंड पीरियड में सॉर्ट आउट करना है। ये फिर तीसरा है इंटेलिजेंस गैदरिंग, कि कई बार ऐसे बहुत सारे कोरोना के पीरियड में या फिर बहुत सारे इलेक्शन के टाइम पे या जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके टाइम में कुछ लोग होते हैं जो उस त्योहार को या इलेक्शंस को बिगाड़ने के लिए लगे होते हैं। तो आप कैसे इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, कैसे आपके इन्फॉर्मर्स आपको खबर देते हैं, एंड हाउ यू यूटिलाइज दैट इन्फॉर्मेशन। मतलब आप, जैसे हम बोलते हैं इंजीनियरिंग लैंग्वेज में, डाटा को आप कैसे इन्फॉर्मेशन में तब्दील करते हैं। तो वो भी एक डिफरेंट एक्सपोजर। मतलब पुलिसिंग तो आप जो मूवीज वगैरह में देखते होंगे, थोड़ा उस तरह का तो है ही। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सर लबसना के साथ साथ नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के टाइम आपका सर क्या एक्सपीरियंस रहा है? सर यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो ये नहीं जानते कि एक्चुअली ट्रेनिंग पीरियड में होता क्या है सर। तो क्या सर आप कुछ एक्सपीरियंस से शेयर कर सकते हैं? ट्रेनिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और टफ भी है। मतलब यदि आप लोग का जितना भी वजन है, आप समझ लें यदि आपको ट्रेनिंग करने मिलेगा तो आप 10 किलो कम करके ही आएंगे। तो इस तरह की ट्रेनिंग रहती है। आपको रूटीन में सुबह 5 बजे उठना पड़ता है, 5 बजे ग्राउंड पे पहुंचना पड़ता है। फिर 7:30 बजे तक ऑलमोस्ट आपकी फिजिकल ट्रेनिंग चलती है, जिसमें फर्स्ट 45 मिनट्स आपकी हैवी रनिंग होती है और पुशअप्स, चिनअप्स, सिटअप्स, जो जो भी हम जिम में करना चाहते हैं वॉलेंटरली, हमको इनवॉलेंटरली कराया जाता है, मतलब कंपलसरीली कराया जाता है वहां पर। फिर उसके बाद 10-15 मिनट का गैप होता है। फिर डिफरेंट तरह के फिजिकल जो होते हैं, जैसे ऑब्स्टिकल कोर्स होता है। यदि आप जंगल में हैं, नक्सल एरिया में हैं, तो आप कैसे ऑब्स्टिकल्स को पार करेंगे, उसकी ट्रेनिंग होती है। अनार्म्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग होती है कि यदि आपके पास में आर्म्स नहीं है तो आप सामने वाले से कैसे लड़ेंगे। फिर उसके बाद फायरिंग होती है, वेपन ट्रेनिंग होती है, क्योंकि वेपन आपको तैयार मिलेगा तो आप फायर कर लेंगे, जैसे हमें मेले में मिलता है गुब्बारे फोड़ने के लिए। लेकिन वेपन आपके पास में है, आपको उसको कैसे हैंडल करना है वो भी आपको आना चाहिए। कौन सा इक्विपमेंट कहाँ यूज होता है
वो सारी चीजें, उसकी ट्रेनिंग होती है, स्विमिंग होती है। तो ये स्टार्टिंग का 7:30 बजे तक होता है। फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, आप नहा धो के तैयार हो जाएं, ब्रेकफास्ट कर लें। 9 बजे से आपकी इंडोर क्लासेस होती हैं जो 2:30-3 बजे तक चलती हैं ऑलमोस्ट। उसमें आपके सारा थ्योरेटिकल जो होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो होता है। फिर लॉ से रिलेटेड जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और बहुत सारे एक्ट जो हैं। अभी रिसेंटली आप अभी नहीं, आज नहीं, ठीक है, ओके, जय हिंद। तो उसके बाद जो अभी एनसीबी वाला केस आप देख रहे होंगे, आर्यन खान वाला, तो उसमें एनडीपीएस एक्ट है, तो नारकोटिक्स वाला जो एक्ट होता है। ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं इंडिया में, उन सारे एक्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से बहुत चीजें, इथिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और लैंग्वेज के बारे में, जैसे कि किसी का कार्डर वो मध्य प्रदेश का रहने वाला है लेकिन उसको केरला मिला है, तो उसको मलयालम सीखनी होगी, तो लैंग्वेज की क्लासेस चलती है। मेरे को मध्य प्रदेश का आर्डर मिला है तो मैंने उर्दू सीखी थी, क्योंकि इन जनरल हिंदी मुझे आती थी, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू ट्राई डिफरेंट लैंग्वेज। तो इसलिए उनकी क्लास चलती है। फिर आप 3 बजे तक लंच करके वापस ग्राउंड में आ जाते हैं। फिर ग्राउंड में फिर आपकी इवनिंग आउटडोर क्लासेस चलती हैं, जिसमें सेम आपको फायरिंग और ये सब, जिसकी क्लासेस सुबह छूट गई थी वो शाम को चलती हैं 5 बजे तक। फिर 5 से 6 बजे तक आपके स्पोर्ट्स होते हैं कंपल्सरली। उसमें जो ये बैडमिंटन टाइप का इंडोर नहीं होता है, आपको हॉकी खेलना है, वाटर पोलो खेलना है, फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है। 6 कंपल्सरी स्पोर्ट्स है, वो करते हैं। और उसके बाद में आप अराउंड 6:30 बजे तक आप फ्री हो जाते हैं। तो 6:30 बजते बजते आदमी इतना ढेर हो जाता है कि वो बस अपने रूम तक ही पहुंच पाता है। तो रूम तक पहुंचता है और पलंग पे लेटते ही सो जाता है, तो सुबह ही उठता है फिर वो। ये ट्रेनिंग होती है। हाँ, मतलब ये तो रूटीन ट्रेनिंग हुई। फिर इसके बाद में आपके बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं, आर्मी से अटैच होते हैं। आप दिल्ली जाते हैं तो राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, आईबी, रॉ, एनआईए, सीबीआई, जो भी है डिफरेंट हमारे, जो आप सुनते रहते होंगे नाम, उन सब से अटैच होते हैं। फिर इलेक्शन अटैचमेंट होते हैं। कुंभ का मेला यदि उस साल चल रहा हो तो कुंभ के सिंहस्थ के अटैचमेंट होते हैं। फिर भारत दर्शन होता है, 15 डेज का भारत दर्शन होता है, जिसमें आपका सेलेक्ट की हुई जो 4 5 स्टेट्स होती हैं, उसमें आपको आप ही के सेलेक्ट के हिसाब से प्लेसेस घुमाई जाती हैं। तो इस तरह से इट्स वेरी हैपनिंग। लगभग 10-11 महीने की ट्रेनिंग होती है। फिर हम 6 महीने के लिए स्टेट में आते हैं प्रोबेशनर की तरह, कि आप ऑन प्रोबेशन। तो आप वहां पर सारी चीजें सीखते हैं। फिर आप यू अगेन गो टू द एकेडमी, जहां पर 2 महीने की आपकी फिर से डीब्रीफिंग टाइप की ट्रेनिंग होती है, कि आपने 6 महीने में जो सीखा, how you felt about policing, और फिर then you are full fledged IPS officer. सर, आपका जो रैंक था यूपीएससी में, उसमें आपको और भी चॉइसेस मिल सकते थे, तो आपने आईपीएस ही क्यों चूज करा? बहुत सारे रीजन है उसमें। जो मेरी रैंक थी उस पर जनरल कैटेगरी में आईएएस नहीं मिल रहा था। उस मेरी रैंक पे फॉरेन सर्विस जरूर मिल रही थी। तो फॉरेन सर्विस में इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि एक तो मुझे इंग्लिश बोलना उतने अच्छे से नहीं आता है। मतलब वैसा ही है एकदम, कि हाय हेलो करके आप अपने लिए चाय पानी मांग सकते हो रेस्टोरेंट में, बस इतना ही है। और दूसरा, फॉरेन में रहने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। मैं पूरे समय अपने देश को और अपने फैमिली को छोड़ करके, इंडियन फॉरेन सर्विस इज वेरी गुड जॉब, बट मतलब मुझे पसंद नहीं थी उस हिसाब से। एंड थर्ड प्रेफरेंस, मतलब जो सेकंड प्रेफरेंस मैंने भरी थी वो पुलिस सर्विस ही थी, क्योंकि आई वांटेड कि कोई ऐसे कैडर में जाकर के आप ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से काम कर सकें। उसके बाद में इनकम टैक्स, कस्टम्स, ये सारी भी प्रेफरेंसेस तो हम सारी भरते ही हैं, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कौन से नंबर पे किसको भर रहे हैं। तो उसके आईपीएस के बाद में वो प्रेफरेंसेस भी थी, बट आई लाइक द पुलिस सर्विस मोर। सर, आप हम लोगों को आईपीएस का ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं? हाँ, मतलब बहुत वेरीड एक्सपीरियंस रहता है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हैं एज एसपी या डीसीपी, कहीं पर आप पोस्टेड हैं, तो आपके मेन काम होते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। पूरे जिले का जो क्राइम है वो आपके अंडर में है। कहीं भी कोई भी चीज हो रही है तो सीधे आप ही की टीम है जो वहां पर जाकर के इफेक्टिवली उसको डील करेगी। दूसरा काम होता है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि कहीं पर कोई भी लड़ाई झगड़ा जिसके कारण से कि नॉर्मल पब्लिक को नुकसान हो सकता है, परेशानी हो सकती है, त्योहार मनाए जा रहे हैं, या फिर ट्रैफिक कैसे निकलना है, वो पूरा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो आपके अंडर में आता है। तीसरी चीज जो है वो है वीआईपी सिक्योरिटी। यदि आपके यहाँ पर किसी भी वीआईपी का मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ मिनिस्टर, या फिर
द गवर्नर ऑफ द स्टेट, या इस तरह के कोई भी वीआईपी हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनके साथ में कोई भी मिसहैपनिंग नहीं होनी चाहिए। तो आपके पास पूरी टीम रहती है उसके लिए, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड रहता है आपके पास में, हैंड हेल्ड डिवाइसेस रहती हैं, मेटल डिवाइसेस रहती है, सब रहता है, लेकिन आपको वो पूरा डील करना पड़ता है। एंड फोर्थली, इन जॉइंट कोऑर्डिनेशन विथ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आप पूरा डिस्ट्रिक्ट को एक तरह से रन करते हैं। कोई भी चीज है जिसमें लीगल एंगल जुड़ सकता है तो उसमें एसपी अपना से रखते हैं। तो ये मेन पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इन डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद में यदि आप हेडक्वार्टर्स में आ जाते हैं तो हेडक्वार्टर्स में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूरे स्टेट का इंटेलिजेंस गैदर करता है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है, सीआईडी काम करता है, एटीएस काम करता है। सूर्यवंशी यदि आपने देखा हो तो वह उस तरह से नहीं है जैसे मूवी में दिखाया है, लेकिन एटीएस काम करता है, स्पेशल टास्क फोर्स काम करती है, ट्रैफिक के लिए अपना सेपरेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होता है जो पूरे स्टेट का ट्रैफिक देखता है, और साइबर सेल होता है जो पूरा साइबर से रिलेटेड क्राइम्स देखता है। डायल 100, अभी आपने सुना होगा कि 100 पे आप कॉल करो तो सीधे गाड़ी आ जाती है। कुछ कुछ जगह पे 112 है, तो उसका एक पूरा सिस्टम होता है जो पूरे स्टेट की सारी गाड़ियों को मैनेज करता है, इनकी जियो टैगिंग करता है। ये थोड़ा टेक्निकल काम है, मतलब इंजीनियर जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं उनको इसमें बहुत मजा आता है। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स वर्क करते हैं। बहुत सारे शायद कुछ चैट्स के थ्रू भी आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद आप उसी से ही पूछ रहे होंगे। होपफुली तो आप पूछते नहीं तो अच्छा है। सर हम लोग चैट के क्वेश्चंस लास्ट में कवर कर लेंगे। अच्छा ठीक, ओके। सर जैसे बॉलीवुड मूवीज जैसे लाइक सिंघम और गंगा जल में सर जैसे सिनेरियो दिखाते हैं हम लोग आईपीएस ऑफिसर का, तो सर क्या रियल में वैसा होता है क्या? मतलब सर आपकी ओपिनियन उसके रियल रिगार्डिंग। में नहीं, रियल में वैसे मारपीट की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब यदि आप बिना इंटेलिजेंस कलेक्शन के जाएंगे तभी आप गुंडों के बीच में फंसेंगे, अदरवाइज तो गुंडे आपके बीच में फंसेंगे ना, क्योंकि आप पूरा हाँ प्रॉपर इंटेलिजेंस कलेक्ट करके जा रहे हैं कि हमको कैसे ऑपरेशन प्लान करना है। तो जनरली आपको वैसे स्टंट नहीं दिखाना पड़ता कि गाड़ी चल रही है और आप बीच में कूद गए। तो ऐसा तो बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप पूरा आपको उन लोगों से डील करना है विच आर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स फॉर द सोसाइटी। और नो डाउट आपके कोई ऑफिस आवर्स नहीं होते, मतलब वर्किंग आवर्स नहीं होते। आप 24 घंटे ही आपको ऑन टोज रहना पड़ता है कि कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है। रात में 3 बजे कोई फोन आए तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार इसको कल सुबह 10 बजे रिप्लाई देंगे, क्योंकि इट माइट बी द केस ऑफ अ रेप एंड मर्डर, और आपको तुरंत ही वहां जाना पड़े। जैसे जबलपुर का एक केस हुआ था कि रात में एक गैस का ट्रक जा रहा था जो पलट गया था और उससे गैस लीक हो गई थी। तो अब आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है भाई सुबह जा करके जब मेरा ऑफिस का टाइम होगा 10 बजे तब आप आना, तब मैं आपको रिप्लाई करूंगा। उसमें ये पॉसिबिलिटी है कि यदि उस पर्टिकुलर एरिया में जहां तक गैस लीक हो गई है वहां पर किसी ने यदि बीड़ी भी जला ली या माचिस भी जला ली तो पूरा ब्लास्ट हो सकता है। तो आपको 2-3 काम करने हैं। पहले तो उसका लीकेज रोकना है, जिसके लिए आपको इंस्टेंटली जो भी उसकी कंपनी है उससे टाई अप करना है। दूसरा काम आपको आसपास के, आपको जहां तक लग रहा है कि स्मेल फैल चुकी है वहां तक के लोगों को ब्रीफ करना है कि भाई कोई गलती से भी आग मत जलाना जब तक कि ये इन्वायरमेंट में डिसिपेट ना हो जाए। और तीसरा, नए ट्रैफिक को आपको वहां आने से रोकना है। ये सारा काम आपको रात में ही करना है। तो इस तरह के चैलेंजेस रहते हैं। तो थोड़ा बहुत तो मूवी में जैसा होता है वैसा होता ही है। आजकल जो सीरीज बन रही हैं वो वेरी रियलिस्टिक है, कुछ कुछ तो वैसा काम तो होता है। जैसे आपने दिल्ली क्राइम देखा होगा, विच इज ऑलमोस्ट रियलिस्टिक। मतलब पुलिस ऐसे ही काम करती है, सामने जनता को भी झेलना होता है और पीछे आपको क्रिमिनल्स को भी पकड़ना होता है। तो गंगा जल सिंघम का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रिसेंटली जो मूवीज या सीरीज हैं वो दे आर क्लोज टू द रियलिटी। सर एज अ लाइफ इज वेरी बिजी, तो आप मेंटेन कैसे करते हैं अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? एम आई नॉट ऑडिबल? हाँ, यू आर। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती यदि आपकी फैमिली अंडरस्टैंडिंग है तो। यदि आपकी वाइफ को पता है कि ये भी, जैसे इवन अभी भी यही हुआ कि मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ करके लंच ही, ये ब्रेकफास्ट ही कर रहा था जब आपका मैसेज आया कि सेशन इज अबाउट टू स्टार्ट। तो वो उसको पता है कि हाँ ये तो बीच में छोड़ के जाएगा ही। जिस दिन पूरा नाश्ता किया साथ में, मतलब कि अभी कुछ सिंपल चल रहा है, अदरवाइज तो रूटीन है कि हाँ बीच में छोड़ के जाना ही है। तो वो अंडरस्टैंडिंग है, फैमिली आपको सपोर्ट करती है। मेरी जो मतलब पेरेंट्स हैं उनको भी पता है
जैसे अभी वो दीपावली पे आए थे हमारे घर पे और मैं ही नहीं था, मैं जॉब, मेरी ड्यूटी थी, मुझे गुजरात तरफ जाना था, तो मैं दीपावली पर भी अपने घर नहीं था। तो उनको पता है कि ये सारी चीजें होती हैं, साल भर में एक आध बार ही लड़का वापस आता है घर पे, तो आइडिया हो जाता है। और ओवर द पीरियड आप पुलिसिंग में इतना एडजस्ट हो जाते हैं कि आपको पता चल जाता है कि कौन सा टाइम आपका ऑन टाइम है और कौन सा टाइम ऐसा है कि जब आपको इमरजेंसी आ सकती है, तो वो समहाउ एडजस्ट हो जाता है। ओके सर। सर, कोविड टाइम में जब पेंडेमिक था तो एज अ पुलिस फोर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह सर काम करती थी। तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पास्ट के 2 इयर्स में सर? तो प्लीज शेयर। बहुत ही मतलब हॉरिफिक एक्सपीरियंस आप उसको कह सकते हैं। मतलब पर्सनली तो चैलेंजिंग था, एंड आप कह सकते हैं कि सीवी आपका अच्छा हो गया कि आपको कोरोना के टाइम पे काम करने को मिला। लेकिन जब हम उस दौर से गुजर रहे थे तो इट वाज वेरी हॉरिफिक, क्योंकि आई वाज पोस्टेड इन जबलपुर एंड बैक देन द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना इन द होल स्टेट वाज इन जबलपुर ओनली। मार्च में पहला केस आया था और मैं पुलिस स्टेशन में बैठ करके ब्रीफिंग ले रहा था अपने स्टाफ की। और मतलब मुझे समझ नहीं आया कि अब पहले तो फील्ड में कैसे जाया जाए, क्योंकि ये नहीं पता था कि कोरोना कितनी स्पीड से फैल रहा है और कैसे कैसे फैल रहा है। और फिर दूसरा ये समझ नहीं आ रहा था कि फील्ड में जाने के बाद में घर पे कैसे जाया जाए, क्योंकि घर पे भी आपको शक्ल दिखानी है। जो सब लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई छोड़ दो, अपन तो आराम से बैठते हैं, इन चीजों में अपने को पढ़ना नहीं है, जान है तो जहान है। तो थोड़ा सा टफ था। और उसके ये तो इनिशियल डेज हैं, फिर उसके बाद में कुछ घटनाएं आपने सुनी होंगी कि कुछ जगह जहां हमारे डॉक्टर्स चेकिंग करने गए उन पे पथराव हुआ। तो एक व्यक्ति जिसने पथराव किया था उसको जब जेल भेजा गया तो उसको जबलपुर की जेल भेजा गया। तो जब वो जबलपुर जेल में उसको अंदर ले जा रहे थे तो वो अनफॉर्चुनेटली वो कोरोना पॉजिटिव हो गया। जब वो कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसको जेल में तो रख नहीं सकते, नहीं तो बाकी इनमेट्स भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो उसको हॉस्पिटल में रखा गया। जब हॉस्पिटल में रखा गया तो वन फाइन डे एट नाइट वो भाई साहब गायब हो गए। आपने न्यूज में सुना होगा। तो वो जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हु वाज आल्सो एन एक्यूज्ड, वो आदमी गायब हो गया, भाग गया मतलब। तो दैट वाज मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज कि हमको ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसके पास हमें जाना नहीं है। तो ऐसे मतलब हम लोग पूरा हमने ऑलमोस्ट 36 आवर्स उस पर एक तरह से ऑपरेशन चला। और समहाउ फिर हमने उसको पास के जंगलों से पकड़ा और उसको वापस फिर से हॉस्पिटल में एडमिट किया। उस ऑपरेशन में मेरा ड्राइवर पॉजिटिव हुआ, वेरी अर्ली डेज, जिसमें कि आप बहुत डरे हुए थे। मेरा ड्राइवर पॉजिटिव हुआ, मेरा जो सीएसपी था, आईपीएस ऑफिसर ही है, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, वो भी पॉजिटिव हुए। और फिर 2-4 महीने बाद में मैं भी पॉजिटिव हुआ। तो इस तरह से इट वाज डिफिकल्ट एक्सपीरियंस। हमने हमारे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को जिनके साथ हम काम करते थे उनको खोया। उनकी फैमिली के रात में कई बार ऐसे इमरजेंसी कॉल्स आते थे कि उनकी फैमिली भी डिस्टर्ब्ड है या सडनली उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। तो हमने हमारी आंखों के सामने अपने आप को हेल्पलेस देखा कि हम हमारी पुलिस स्टाफ की फैमिली की मदद नहीं कर पा रहे हैं, जो चौराहों पे खड़े हुए हैं और उनके घरों में डेथ्स हुई। सेकेंड वेव में भी बहुत ज्यादा डेथ्स हुई। तो ये थोड़ा सा चैलेंज और इमोशनल रहा हमारे लिए। लेकिन ये चीज़ है कि सेकेंड डोज लगने के बाद में वो थोड़ा सा सिंपल हो गया, इतना डर अब नहीं रहा है पुलिस फोर्स में, और अब वो एकदम दमदारी से ड्यूटी करते हैं। सर जैसे कि एक आईपीएस ऑफिसर के लाइफ में बहुत सारे प्राउड मोमेंट्स होते हैं, तो आप अपने लाइफ का कोई मोमेंट शेयर करना चाहें तो? बहुत सारे हैं ऐसे, लेकिन उनमें से अधिकतर ऐसे मतलब पुलिसिंग का मुझे एक थोड़ा सा यही लगता है कि अधिकतर जो आपके बहुत हैप्पी मोमेंट्स है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारी सीक्रेट चीजें छुपी हुई होती हैं। The way you have nabbed a criminal, the way you have gathered an intelligence which was very important, तो ये सारी चीजें आपको बहुत प्राउड फील कराती हैं। मतलब जो सामने दिखने वाली चीजें हैं उसमें मुझे बहुत ज्यादा वैसा नहीं है। वैसे ये भी बहुत कुछ हुआ है, मुझे स्टेट परेड को लीड करने का मौका मिला जिसमें कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर थे, और ऐसे भी बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स ने हमें कमेंडेबल जॉब के लिए सर्टिफिकेट्स दिए। वो तो है ही, लेकिन ऐसी चीजें जो हम लोगों से शेयर नहीं कर पाते वो मोस्टली हमें ज्यादा प्राउड फील कराती है। समडे आप कभी हम पर्सनली मिलेंगे और ऐसा मौका बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो मैं अपनी वाइफ को तो बताता ही रहता हूँ ये, इस टर्म एंड कंडीशन के साथ कि किसी और को नहीं बताना है।